हेलो बच्चों। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो आज का क्लास कई सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। वैसे भी मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई रॉकेट तो लॉन्च करना नहीं यहाँ पे। तो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। तो इन चीजों को हम साथ में लेके पढ़ेंगे और ये एग्जाम में जरूर आते हैं। मींस इसके अंदर सब टॉपिक बहुत हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या भाई? ग्लोबल वार्मिंग सिंपल सी बात, हम कहते हैं दिन का दिन टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है ना। पहले के टाइम पे एसी पंखे कूलर कुछ नहीं थे, लाइट वगैरह नहीं थी, फिर भी लोग घरों में आराम से सो जाया करते थे। आज की सिचुएशन ये हो गई है कि लोग पंखे और कूलर में भी नहीं सो पाते हैं, एसी चाहिए हर वक्त। वहां पे भी लोग कुएं का ठंडा पानी पिया करते थे, नल का 2 बाल्टी निकाल लो ठंडा ठंडा पानी निकलता था। अब खाली फ्रिज का पानी चाहिए, है ना। तो दुनिया भर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। पहले पूरे गांव में कहीं एक आधी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, पूरे गांव की बात कर रहा हूं, है ना, एक आधी। आज की डेट में कह लो हर घर में 2-2 3-3 फोर व्हीलर हैं। मतलब पहले की कंडीशन क्या थी कि जैसे साइकिल हुआ करती थी उस तरह से आजकल मोटरसाइकिल हो गई है। छोटा बच्चा भी आज की डेट में कोचिंग जाने के लिए वो इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी आ गई है ना, या मोटर बाइक। इन सब चीजों से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अननेसेसरी। देखो अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कितनी सारे मिसाइल्स के परीक्षण होते जा रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ता है ना। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन। मींस जो भी हमारा नेचर है, हम अपने फायदे के लिए अगर उसका मिसयूज कर रहे हैं और अननेसेसरी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मींस डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जंगल काटते चले जा रहे हैं, घर बनाने के लिए जंगल काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ काटते चले जा रहे हैं। पहले गांव में एक एक दो दो तीन तीन तालाब हुआ करते थे, ठीक। अब गांव में चले जाओ, हम लोग खुद, मतलब जब छोटे छोटे थे कई सारे तालाब थे गांव में। और आम के सीजन में तो खास, भाई गर्मियों की छुट्टी में आम होते थे, शहर से जब गांव जाते थे तो मतलब देखते थे कि पेड़ पे सबसे ऊंची टहनी कौन सी है, वहां से जंप किया करते थे तालाब में। मतलब नॉर्मली यही सब खेल हुआ करते थे, पेड़ पे चढ़ना, पेड़ से कूदना, डालों पे उछल कूद करना। अब आजकल के गेम बच्चों के क्या हो गए हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, कार्टून देखना, मीन्स फिजिकल वर्क रह ही नहीं गया, है ना। तो नेचर से हाँ क्यों, और भाई जरूरत के लिए क्या है, अब गाँव में भी स्थिति शहर वाली हो गई है, वहां भी पक्के मकान बनने शुरू हो गए, लोगों ने तालाब पाट दिए, पूरे कुएं खत्म हो गए हैं, है ना। तो अपनी मानवीय क्रियाओं के लिए वायुमंडल में जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, मीथेन गैस हो गई, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जिनकी मात्रा बढ़ती चली जा रही। भाई प्लांट्स अगर होंगे तो प्लांट्स का काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन को छोड़ना। अब प्लांट्स कम होते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। जो भी डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन में मीथेन गैस निकलती जाएगी, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मीथेन गैस निकलती है ना। बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ऊष्मा को रोक कर पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करती। मीन्स जो सनलाइट आती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको अर्थ में ही रखता है, मीन्स रिफ्लेक्ट होकर ऊपर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से क्या है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इन्वायरमेंट को गर्म रखने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का मीन्स निकलना, उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स कम हो गए हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछते हैं तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और भी ऑक्साइड जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, इनके बढ़ने के कारण क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में दिन का दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ग्लेशियर्स जो हैं,
ग्लेशियर्स में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इंट्रैप्ड रहती हैं ग्लेशियर्स के अंदर। अब टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और जो गैसेस, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस हैं जो उसमें इंट्रैप्ड थी, वो भी एक्सपोज होकर एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यानी वायुमंडल का टेम्परेचर या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। राइट, ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे करके इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी बहुत सारे अदर पॉल्यूटेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। बात समझ में? तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाना। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की अगर हम बात करें तो कारण क्या है भाई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई। एक तो मानवीय कारण, मीन्स ह्यूमंस की, जो हम अपनी गतिविधियां करते हैं, अपने फायदे के लिए जो काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एक ये कारण। दूसरी कुछ प्राकृतिक नेचुरल घटनाएं होती हैं, सुनामी आ गया, कहीं पे ज्वालामुखी फट गया, है ना, तो वहां पे भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का इवोल्यूशन होता है। तो मानवीय गतिविधियों में कहा जाए कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को, है ना, जलाने के लिए, भाई घरों में खाना बनता है, कोयले का इस्तेमाल होता है, तेल का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी गैसेस हैं जो डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। जलाने पृथ्वी में, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, जो सनलाइट से टेम्परेचर, जो सनलाइट आती है उसको इंट्रैप्ड कर लेती हैं, उसको रोक लेती हैं और वायुमंडल के अंदर रोक लेती, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। राइट, अब प्राकृतिक घटनाओं की बात करें, यहां पे भी ग्रीन हाउसेस गैसेस छोड़ती हैं, जैसे ज्वालामुखी में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। इसके अतिरिक्त ग्लेशियर के पिघलने से, हमने बताया आपको, ठीक, पृथ्वी की सतह की परावर्तक क्षमता में कमी आ जाना। परावर्तक क्षमता मतलब जैसे ये पृथ्वी है, सनलाइट आई, ठीक, तो पृथ्वी क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कम करती है और रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस ज्यादा होंगी तो ये इस लाइट को इंट्रैप्ड कर लेती हैं, इस एनर्जी को इंट्रैप्ड कर लेती हैं, वापस रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देती हैं, जिनकी वजह से ये कहाँ पे रह गया, ये पृथ्वी की सतह पे रह गया, जिससे टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है। राइट, तो ग्रीन हाउसेस गैसेस बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कॉज क्या है, कॉज, है ना, मैं जैसे हमने बताया मानवीय गतिविधियां, मैन मेड, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स कंटिन्यूअसली कटते चले जा रहे हैं, और प्लांट्स ऐसी चीज हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, प्लांट्स उनका इस्तेमाल करके, फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं, मींस फूड बनाने का काम करते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन, है ना, तो जिसकी वजह से अगर फॉरेस्ट रहते तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम रहता। ग्रीन हाउस की मेन गैस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यूज ऑफ व्हीकल, हमने अभी एग्जांपल दिया, पहले साइकिल हुआ करती थी, बैलगाड़ी हुआ करती थी, अब आजकल देखो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं। आपके जो एयर कंडीशंस होते हैं कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं। भाई आपके यहाँ फ्रिज रहती है, कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सब में होता है। कार है, बाइक्स हैं, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस छोड़ते हैं। तो इनका जो यूज है ये बहुत सारी गैसियस इमिशन करता है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद एक्सेसिव एयर कंडीशन, एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, ह्यूमन हैव बीन एडिंग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट, मींस AC बहुत इस्तेमाल करके, फ्रिज बहुत इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर। कहाँ होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर
स्फीयर में बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, है ना। अभी हम देखेंगे आगे ओजोन में समताप मंडल। यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, इसका काम क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूरज से, सनलाइट से जो आती हैं, पराबैंगनी किरणें मतलब यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनको पृथ्वी पे नहीं डायरेक्ट आने दिया जाता। अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर क्या करती हैं, जो नुकसानदायक होती हैं उनको यहीं से वापस भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जो नुकसानदायक नहीं होती हैं वही लेयर खाली अर्थ तक आती हैं। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आने लगेंगी, जो कि खतरा बढ़ रहा है। किसका, क्योंकि ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है, बराबर। यस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए, मींस ओजोन लेयर के डिप्लेशन मींस उसके क्षय के लिए, उसके नुकसान के लिए ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ग्लोबल वार्मिंग है ना। और अगर ऐसा हो गया तो जिस देश के ऊपर ये होल होगा उस देश के पेशेंट को कैंसर बहुत होगा, कटरैक्ट बहुत होगा, है ना। और भी बहुत तरह की बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएंगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज सीधा ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। ठीक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे तरीके के लोग खराब क्वालिटी के कोयले इस्तेमाल करते हैं, खराब क्वालिटी की गैस, मीन्स कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इंसान मरता है, मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। मीन्स कॉस्ट कटिंग के चक्कर, आजकल जैसे 4 व्हीलर वगैरह देखो, मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो कहाँ चिपट जाए ऐसे करके, है, मतलब उनको सेफ्टी लेनी देनी नहीं है, ऐसी तैसी सेफ्टी की है, उनको बस यह है कि कम दाम पे धड़ाधड़ बेचते रहो। खैर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज बीन इंक्रीज रैपिडली। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो चिमनियां होती हैं, है ना, उनमें बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ा रोल, भाई जाहिर सी बात है, ऊपर जितना कुछ है सबके पीछे का रिस्पॉन्सिबल ओवर पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उतना ज्यादा अर्बनाइजेशन, उतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, उतना ज्यादा एग्रीकल्चर, उतना ज्यादा सब कुछ, है ना। तो ओवर पॉपुलेशन सबसे मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। नेचुरल कॉज अभी ये थे, क्या थे, मैन मेड थे। अब हम नेचुरल कॉज की बात करते हैं, जैसे वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से जब ये फटता है तो लार्जेस्ट नेचुरल कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग का, कौन, ज्वालामुखी। जहां पे ज्वालामुखी ज्यादा फटते हैं वहां का टेम्परेचर मोस्टली हॉट रहता है, राइट। तो बहुत, क्योंकि जब ज्वालामुखी कंटिन्यूअसली जहां पे भी लावा फैलता जाता है, कंटिन्यूअसली इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इमिशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह का कंटिन्यूअसली होता रहता है। वाटर वेपर्स, है ना, काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो वाटर वेपर का इवेपोरेशन ज्यादा होता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएंगी। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट का यही जो हमारे जो फ्रोजन सॉइल होती है, फ्रोजन सॉइल होती है, वो क्या करती है, जो इन्वायरमेंटल गैसेस होती हैं उसमें ट्रैप्ड रहती है फ्रोजन सॉइल में, है ना। सेवरल, बहुत सालों तक प्रेजेंट में अर्थ सरफेस के नीचे दबी होती है, जैसे कि ग्लेशियर्स, है ना। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, तो ग्लेशियर्स क्या करेंगे, ग्लेशियर्स पिघलते जाते हैं, और पिघलने के साथ साथ ये जो भी ट्रैप्ड गैसेस हैं ये इनका एक्सपोजर होता जाएगा और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते जाते हैं। फॉरेस्ट ब्लेजेस, इसको बोलते हैं जंगल की आग। जंगल में जब आग लगती है तो भी बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स होता है ग्लोबल वार्मिंग का। टेम्परेचर बढ़ता जाता है, कोयला जलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इमिशन होता जाता है ना। तो ये सारे रीजंस हैं काहे कि ग्लोबल वार्मिंग के। इफेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का, इफेक्ट, है ना, ये तो कारण हो गए। इफेक्ट होगा राइज द टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और क्या होगा, थ्रेट टू इकोसिस्टम, जब टेम्परेचर बढ़ेगा
तो जाहिर सी बात है इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लाइमेट में चेंज, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं गर्मी बहुत पड़ रही, कहीं ठंडी बहुत पड़ रही, और जो जिस चीज का सीजन है, जैसे आजकल देखो बारिश के सीजन में बारिश नहीं होती है ना, ठंडी के सीजन जब ठंडी खत्म होने वाली तो ठंडी पड़नी शुरू होती है, क्लाइमेटिक चेंज, बहुत सारी डिजीजेस फैलनी शुरू हो जाती हैं, किसकी वजह से, इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इफेक्ट और हाई मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू इंक्रीज द फ्लड, जाहिर सी बात है फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, और भी बहुत सारे नेचुरल कैलमेटाइज हो गई, जैसे जिसकी वजह से एवरेज जो डेथ होंगी वो बढ़ जाती हैं, तो मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ता चला जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, भाई डिफॉरेस्टेशन करोगे तो जंगल में रहने वाले प्राणी जो जीव जंतु है कहाँ रहेंगे, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचुरल हैबिटेट्स का भी लॉस होता जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, अम्लीय वर्षा, जिसको बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो ये एसिड रेन सेपरेट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग पूछा जाता है, एसिड रेन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम में 100% आएगा। एसिड रेन प्राकृतिक रूप से इसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, घरों में हैं, ऐसी चीजें यूज की जाती हैं जहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनका इमिशन होता है। ठीक, क्या होता है, इनका इमिशन होता है, साथ साथ में वाटर वेपर्स का इमिशन होता है, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, क्या आती है, यूवी लाइट आती है। ठीक, यूवी लाइट आती है, तो ये क्या बना लेते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं, ध्यान से समझो, भाई देखो ध्यान से, इधर देखो भाई, इधर यहां पे पानी है समुद्र का, ये इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर्स ऊपर गए, ये देखो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या निकला, सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ठीक, इधर से क्या है, वाटर वेपर्स जा रहे हैं, वाटर वेपर्स जा रहे हैं। ठीक, ऊपर से क्या आता है, ये क्या है, सन है, ये क्या करेगा, फोटो ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा, यूवी लाइट, यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा, HNO3, और ये क्या बना लेगा, H2SO4। अब सोच के देखो, जहां बादलों में सिर्फ वाटर वेपर्स होने चाहिए, वहां पे क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स के साथ अदर केमिकल्स भी आ गए, अदर केमिकल्स में क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आ गए। जब ऊपर से यहां पे पड़ती है सनलाइट, तो क्या बन जाता है, वेट डिपोजिशन में क्या, H2SO4 और HNO3 बन जाता है। जब बर्फ, ये नीचे बर्फबारी शुरू होती है, जब स्नो मेल्ट होनी शुरू होती है, तो क्या होती है, इसी स्नो के साथ मिक्स होता है एसिड, और सिंपल ड्रॉपलेट्स ये देखो आते हैं, जिस प्लांट पे पड़ेंगी वो प्लांट मर जाएगा, जिस सतह पे पड़ेंगी अर्थ सरफेस पे, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। पानी में जैसे ही मिक्स होगा, पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, इनको बहुत नुकसान होगा। तो सोचो एसिड रेन, देखो बहुत सारी, जैसे गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों से एमिशन होता है, इंडस्ट्रीज से एमिशन होता है ना, तो बहुत सारे घर हैं, उनसे एमिशन होता है, ज्वालामुखी से एमिशन होता है, तो ये सब कहाँ, एटमॉस्फेयर में गए। वाटर वेपर्स, जो जितने भी समुद्री सतह हैं, वाटर वेपर्स जाते रहते हैं, ऊपर से सनलाइट, फोटो ऑक्सीडेशन हुआ, तो जो बादल बनते हैं वहां पे वाटर वेपर्स होने चाहिए, तो वहां वाटर वेपर्स के साथ साथ डिपोजिशन किसका, H2SO4 और HNO3 का हो जाता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है और बारिश होती है, तो बारिश की बूंदों के साथ साथ एसिड भी नीचे आता है, इसीलिए इसको हम अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। अम्ल मीन्स एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम NO2 बोलते हैं, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में 2 प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं, भाई कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये
जो आजकल कारखाने हैं, कारखानों की चिमनियां हैं, बसें वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह हैं, इन सब चीजों से ये सब निकलते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का पीएच होता है वो 5.6 अप्रॉक्स हो जाता है, जो कि एसिडिक है। ठीक, तो अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। जब ऐसी वर्षा होती है तो उसको अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, नदी में या समुद्र में जब जाता है, तो उसमें रहने वाले जो जीवधारी हैं, जो जीव जंतु हैं, जो वहां पे जैसे फिश वगैरह हैं, जो वहां पे एनिमल्स हैं, जो भी समुद्री हैं, मीन्स जलीय जीव जो हैं, उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है, मीन्स उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है, स्पेशली एक्वेटिक लाइफ को। तो ये क्या थी भाई, एसिड रेन इस तरीके से होती है, इस तरीके का फंडा होता है, मीन्स ये होती है रिएक्शन एसिड रेन की। एसिड रेन का इफेक्ट क्या होगा, वेरी हार्मफुल इन एग्रीकल्चर। जहां पे भी जिस जमीन पे गिरता है उसकी फर्टिलिटी खत्म कर देता है, तो एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक। जिस प्लांट पे गिरेगा वो प्लांट खत्म कर देगा, एनिमल्स पे गिरेगा दुनिया भर की बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, तो हर वो चीज जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए है वो वॉश ऑफ हो जाता है, सॉइल का कंपोजिशन खराब कर देता है, क्योंकि वहां पे एसिड आ गया। कॉज द रेस्पिरेटरी इशू इन एनिमल्स और ह्यूमंस, ह्यूमंस में और एनिमल्स में रेस्पिरेटरी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन एसिड रेन फॉल्स डाउन, जब नीचे गिरती है, नदियों में, पॉन्ड्स वगैरह में जाती है, वही जो मैंने अभी समझाया, तो जो जलीय जीव एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। एसिड रेन ऑल्सो कॉज द कोरोजन, कहीं पे भी अर्थ में कहीं पाइप, वाटर पाइप्स वगैरह हैं, इन सब के अंदर से जब पानी बहेगा तो उसमें इरोजन हो जाएगा और उसको डैमेज करता है। ड्रिंकिंग वाटर को अफेक्ट करता है ना। डैमेज द बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स अप स्टोन्स एंड मेटल्स। अभी देखो जंगल में देखो एसिड रेन हुई, सारे पेड़ खराब कर दिए। एसिड रेन का कुछ और भी नुकसान है, बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनामेंट्स हैं जिनको भी नुकसान करता है, खासकर अगर वो पत्थर के और या फिर मेटल्स के बने हो। तो पत्थर की बात करें तो संगमरमर का ताजमहल जो कि आगरा में है ना, देखो ध्यान से, ये संगमरमर का बना है। एसिडिक रेन की वजह से पहले ये एकदम संगमरमर का वाइट चमकता रहता था, एसिड रेन होने की वजह से इसमें येलोइशनेस आ गई है ना, पीलापन आ गया है। ये एसिड रेन की वजह से हुआ है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ताजमहल 7 वंडर्स में है ना, 7 वंडर्स में एक है, और एसिड रेन के इफेक्ट की वजह से ये पीलापन आ गया। सिटी ऑफ आगरा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड्स जो है करती हैं। लो क्वालिटी कोल्स हो गया, फायरवुड हो गया, बहुत सारे डोमेस्टिक्स है ना, तो इसीलिए इसके काफी हद तक दूर के दायरे में होटल्स वगैरह जो छोटी मोटी इंडस्ट्रियलाइजेशन थे उन सबको बंद कर दिया गया है। तो चूंकि संगमरमर है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। अम्ल की बात करें तो H2SO4 की वर्षा हुई, H2SO4 की, और इसने बना लिया कैल्शियम सल्फेट। क्या बना लिया, कैल्शियम सल्फेट, जो कलर कैसा पड़ गया, पीला कलर का पड़ गया। तो ताजमहल के पीले पड़ने की वजह यही है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट रिजल्ट द कोरोजन ऑफ द ब्यूटीफुल मोनामेंट ताजमहल। दूसरी बात करें अगर हम, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखो कॉपर की बनी हुई है, काहे की, कॉपर की बनी हुई, इसका भी डिस्कलरेशन हो गया, काहे की वजह से, एसिड रेन की वजह से। कॉपर है ना, हमने बताया था ना, एसिड रेन स्टोन और मेटल से बनी हुई चीजों के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो ये कॉपर से मिलकर बनी है। डैमेज द क्युमुलेटिव एक्शन एसिड रेन की वजह से होता है। इसको प्रिवेंट करने, एसिड रेन ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन चीजों से निकलता है, आजकल हम उनसे ज्यादा यूज टू हो रहे हैं। कोई कहते बिना एसी के रह जाओ, कितने दिन रह पाओगे। आजकल लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, क्यों, क्योंकि गर्मी के टाइम में आदमी 1 या 2 एसी रखता है। 10 लोग पहुंच गए किसी घर में, कहां से व्यवस्था होगी, है ना। तो लोग गर्मियों में एक दूसरे के घर जाना, हम लोग क्या इंतजार करते थे गर्मी की छुट्टियों की, गर्मी की छुट्टी मतलब नाना नानी के यहाँ। आजकल बच्चे भी नहीं जाते, एक एसी लगा कहां से लेटोगे, है ना। तो ओनली प्रिकॉशन कर लो कि जिसकी वजह से इमिशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या सल्फर के जो ऑक्साइड का इमिशन है उसको रोका जा सके। एसिड रेन एनिमल, प्लांट, कोई भी लिविंग चीज है उन सब के लिए नुकसानदायक है। ठीक, तो एवरी सिटीजन, जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उन सब को बात कहने की है। लेकिन
इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए। सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट निकाला जाए जिसकी वजह से एसिड रेन ना हो पाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओजोन लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओजोन की परत पृथ्वी का कवच माना जाता है। भाई ये तुम्हारी अर्थ है, कह सकते हो ऊपर से ओजोन लेयर ने इसको ढक रखा है। ढक रखा है किससे बचाता है? सूरज की जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचाता है, इसीलिए पृथ्वी का कवच बोलते हैं इसको। ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह के 10 किलोमीटर के बाद, पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है तुम्हारा, उसके बाद 40 किलोमीटर तक, उसके बाद 40 किलोमीटर, भाई देखो ध्यान से, ये पृथ्वी है, ये एटमॉस्फेयर है, ये 10 किलोमीटर, ठीक, कितना? 10 किलोमीटर। इसके बाद ये 40 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जिसको समताप मंडल कहते हैं या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। वहां पे 3 mm की लेयर होती है। कितने की? 3 mm की लेयर होती है, ठीक है, जो पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ पाती हैं, ठीक है, आने से रोकती है। अगर ये किरणें सीधे धरती पे आ जाएं तो समुद्र का जो जीवन है वो खत्म होने लगेगा। मनुष्य में कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके पीछे का रीजन एक ये भी है। ओजोन लेयर के निर्माण की बात करें कि निर्माण कैसे होता है, तो ओजोन की जो एक परत होती है रासायनिक प्रक्रिया से होती है, बनती है। इसके निर्माण में भाई ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है। इसके निर्माण में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ऑक्सीजन ये है, इसको ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में, ये फ्री रेडिकल बन जाता है। और फिर ये फ्री रेडिकल जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके साथ जाके मिल जाता है और O3 बना लेता है, O3 बना लेता है। और इसी O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन, है ना। ओजोन तो ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ जाता है और ओजोन का एक मॉलिक्यूल बना लेता है, निर्माण करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भाई ये ऑक्सीजन है, अल्ट्रावायलेट रेज जाएगी तो ये O+O बन जाएगा, ये क्या करेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, और बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके साथ, फिर ये ओजोन बना लेगा। ये कंटिन्यूअसली प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे जीवन में ओजोन लेयर का महत्व क्या है? अगर हम महत्व की बात करें तो अभी तक हम यही बता रहे थे कि ओजोन लेयर पृथ्वी का कवच है। इसकी वजह से सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज खतरनाक वाली हैं वो नीचे नहीं आ पाती। अगर आ जाएंगी तो जली जीवन हो गया, ह्यूमन हो गया, अर्थ हो गया, सब कुछ हर जगह जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे इसके महत्व होते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट आता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, मींस ओजोन लेयर का क्षय कैसे हो रहा है, मींस इसका ब्रेकडाउन कह सकते हो, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम, क्लोरीन और ब्रोमीन एटम जब ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं, ओजोन के कांटेक्ट में क्लोरीन और ब्रोमीन जब आते हैं तो ये इसका हैलोजिनेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? हैलोजिनेशन करा देते, कम इन कांटेक्ट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। दे डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल। वन क्लोरीन एटम, सोच के देखो, एक क्लोरीन एटम 100,000 यानी 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल यानी एक Cl2 100,000 ओजोन के मॉलिक्यूल को नुकसान पहुंचाता है, जो कि फॉर्मेशन के कंपैरिजन में बहुत कई गुना ज्यादा है। जो भाई फॉर्मेशन कम हो रहा है, डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रहा है, तो ओजोन लेयर का क्षय होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल बिफोर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉय मोर क्विकली देन नेचुरली क्रिएटेड। मींस नेचुरली बन नहीं रही उतनी तेजी से जितनी तेजी से डिस्ट्रॉय हो रही है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन से हैं अगर पूछा जाए तो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी फ्लोरीन है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, भाई फिर क्लोरीन है। ठीक, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे क्या हैं, ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट होते हैं। वेयर एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट कंटेन्स ब्रोमीन, ब्रोमीन हैलोजन, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, मीन्स जहां पे भी क्लोरीन और ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन आ गया तो वो क्या करता है, ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ओजोन डिप्लेटिंग, और सबसे ज्यादा काहे से निकलता है, एरोप्लेन जाते हैं, मिसाइल्स का परीक्षण होता है, एयर कंडीशन है आपके, फ्रिज होते हैं, फ्लोरोक्लोरोकार्बन का इमिशन सबसे ज्यादा इन्हीं से होता है। अदर मॉलिक्यूल डज नॉट रिएक्ट, और बाकी जो भी हैं क्लोरीन वगैरह के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स, उनका कोई रिएक्शन ओजोन पे नहीं होता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was proposed 1987 to stop use the production and import of ozone depleting substance, minimize their concentration in atmosphere, protect the ozone layer। तो 1987 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि ऐसे वो सारे सब्सटेंस जिनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, भाई आप कितने भी समृद्ध हो, एक बार आपके देश के ऊपर अगर ओजोन की लेयर में छेद हो गया और अल्ट्रावायलेट रेज जिस एरिया में भी अंदर आने लगी, तो चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो और चाहे जितनी बड़ी गाड़ी में घूमो, चाहे पैसों का बिस्तर बना लो, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो बेटर यही है, चाहे जितना नुकसान हो जाए, हर उस सब्सटेंस का इंपोर्ट बैन कर दिया गया जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए है, लेकिन कोई नहीं मानता। देखो आपका कोरिया देखो लगातार परीक्षण करता चला जा रहा है ना, रसिया देखो, यूक्रेन देखो, सबके सब तो देखो मिसाइल परीक्षण ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिसाइल परीक्षण पे निकलता है या मिसाइल के लॉन्च से निकलता है। आजकल तो बहुत तेजी से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा होगा, इतनी ज्यादा जंग छिड़ी हुई है, राइट। तो आने वाला भविष्य क्या होगा, खुद सोच के देखो। ठीक, कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च, अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, मींस कोई रेगुलेशन नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये ओजोन लेयर को डिप्लेशन करते हैं। ठीक, दूसरी बात, कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन में नाइट्रोजनस कंपाउंड भी आते हैं, NO2 का, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काहे के लिए, या इससे रिलेटेड सॉल्वेंट, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए। नेचुरल कॉजेज की बात करें, नेचुरल कॉजेज में जैसे आपके वॉल्केनो वगैरह हो गए, है ना, वॉल्केनो हो गए, सुनामी हो गए, इनसे भी बहुत सारी गैसेज निकलती हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सब्सटेंस की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग एजेंट, जो ड्राई क्लीन कपड़े कराते हो। ठीक, हैलोन्स की बात करें, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं हम। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें। मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात करें, एडहेसिव और एरोसॉल में इनका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर, एयर कंडीशन और सॉल्वेंट, ये वो सब सोर्सेज होते हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, मीन सोर्स हैं काहे के, इन एजेंट्स के जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। इफेक्ट क्या होगा, ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट होगा, दुनिया भर की बीमारी बढ़ जाएंगी। एनिमल्स पे लीड, स्किन और आंख के कैंसर हो जाएंगे। इन्वायरमेंट में क्या होगा, भाई जाहिर सी बात, फ्लोरा और फाना, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए नुकसानदायक है अगर अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ गई। मैरीन लाइफ, इन जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, ये मैरीन लाइफ एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, उनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे जो कि हर किसी के लिए नुकसानदायक होंगे। इस तरीके से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने आज कवर किए। जो रिमेनिंग टॉपिक उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। ओके, बाय।